हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू डेल्टा अकेडमी। दिस इज रंजन। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। भाई एलटी स्विच गियर एंड इंस्टॉलेशंस का पोर्शन हम लोग देख रहे हैं और प्रीवियस लेक्चर्स में भी हम लोगों ने इसको स्टडी किया हुआ था। एक पॉइंट पर आके रुके हुए थे, आज वहीं से कंटिन्यू आगे करने वाले हैं। जिन बच्चों का एग्जामिनेशंस अभी अपकमिंग है मार्च में, स्पेशली जो है वेस्ट बंगाल से जो स्टूडेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं, आप लोगों के लिए स्पेशली मौलाना अबुल कलाम आज़ाद यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, और डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के जो स्टूडेंट्स हैं जिनका एग्जाम अभी ऑन गोइंग है, आने वाला बस का ये पोर्शन है, उनके लिए ये वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। एंड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से स्पेसिफिकली वही टॉपिक्स आपके लिए लेकर के आऊं जो आपके एग्जाम में गुड क्वेश्चन, गुड वेटेज होल्ड करेंगे एज पर दिस चैप्टर है जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूं। आज का टॉपिक जो हम लोग पढ़ने वाले हैं दैट इज वायर्स एंड केबल्स, और चैप्टर जो पढ़ रहे हैं, मॉड्यूल जो देख रहे हैं, दिस इज द 7th मॉड्यूल, इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशंस एंड सेफ्टी। इस मॉड्यूल के अंदर अभी तक हम लोगों ने कंपोनेंट्स ऑफ एलटी स्विच गियर का जो पोर्शन था इसको स्टडी किया हुआ है। एसएफयूज के बारे में पढ़ चुके हैं हम लोग, एंड देन डिफरेंट टाइप्स ऑफ एमसीबीज जो हैं, प्रोटेक्टिव डिवाइसेस जो हैं, इसके बारे में स्टडी किया हुआ था। फ्यूज एंड देयर टाइप्स, ये सब हम लोगों ने स्टडी किया हुआ है ऑलरेडी। प्रीवियस वीडियोस में आप देख सकते हैं और वहां से नोट्स भी इसके डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट द टाइप्स ऑफ वायर्स एंड केबल्स। नेक्स्ट क्लास में बस बार्स के बारे में भी पढ़ेंगे। बस एंड केबल क्या होते हैं, क्या वेरिएशंस होते हैं, क्या इससे आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछता है। हाँ जी, इन दोनों के अंदर से मेजरली जो प्रीवियस ईयर्स के बेसिस पे अगर मैं बात करूं तो केबल से एक क्वेश्चन बहुत कॉमनली रिपीट हुआ है, दैट इज XLPE। ये आज की क्लास के अंदर ये टॉपिक भी इंक्लूडेड है, तो इसको भी डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग। XLPE से क्वेश्चन आया हुआ है, डिटेल्ड क्वेश्चन भी आया हुआ है, और छोटे क्वेश्चन, लेस मार्क्स के क्वेश्चन जो है ये भी पास्ट में पूछे हुए हैं। तो वी नीड टू हैव अ गुड आइडिया अबाउट द XLPE केबल्स, क्या होते हैं, क्या इसके वेरिएशंस होते हैं, एंड एक प्रॉपर आइडिया अबाउट द वायर्स एंड केबल्स। ये टॉपिक को गुड वे में आज की क्लास में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं इस सेशन को बिना देरी किए। प्रॉपरली हम लोग इसको जो भी मैं यहाँ पर लिखूंगा उसका पूरा नोट्स आपको प्रोवाइडेड हो जाएगा PDF फॉर्म में। तो अगर आप अभी नोट्स नहीं, टेंशन की कोई बात नहीं है, यू कैन फॉलो दैट PDF। बस अभी प्रॉपर देख। Let us begin with the wire and cable. So what do you understand by the word wire? Wire क्या होता है? जब हमारे सामने कोई वर्ड आता है लाइक वायर, तो हमारे दिमाग में आता है एक ऐसा कंडक्टर जिसके थ्रू करंट ट्रांसफर करते हैं हम लोग, है ना। हमारे घर की वायरिंग हो, चाहे किसी भी टाइप से इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन अगर हम कर रहे हैं, तो दैट ऑलवेज हैपेंस थ्रू द वायर। मेजरली इट हैपेंस थ्रू द वायर। कुछ केसेस में अभी वायरलेसली हो रहा है। तो जब वायर वर्ड आता है आपके सामने और केबल वर्ड भी आता है, तो कई बार कंफ्यूजन क्रिएट होता है। कभी कभी हमको ये समझ नहीं आता है कि किस चीज़ को वायर बोलेंगे और किसको केबल बोलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर ये मेरे हाथ में एक कंडक्टर में आपको शो करूं, मेरे पास यहाँ पर ये तार जो है ये रखी हुई है, मैं हिंदी वर्ड यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि अभी कन्फ्यूजन ना क्लियर हो। ग्रेजुअली ड्यू कोर्स में अगले 5 से 10 मिनट में जब मैं आपको समझाऊँ सारी चीज़ें, तब ये कन्फ्यूजन क्लियर हो कि यहाँ पे ये वायर कहलाएगा या इसको आप केबल बोलोगे। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर मेरे पास एक और कंडक्टर है इस तरीके से, ये माइक्रोफोन का प्लग है यहाँ पर, तो इसको आप क्या बोलोगे? इज इट अ वायर और केबल? ये देखो, आप इसको देख सकते हो, एक ये भी है, इसको भी वायर कहा जाएगा या केबल कहा जाएगा। ठीक है, तो ऐसे कई बार इन चीज़ों को देख करके आपके माइंड में आता होगा, है ना। तो आज की क्लास में इनिशियली इसी डाउट्स को दूर करेंगे हम लोग। सबसे पहले शुरू करते हैं विद द वर्ड वायर। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वायर? सबसे पहला चीज तो आप ये बोलोगे, इट इज अ कंडक्टर। इट इज अ कंडक्टर जिसका एक ही इंटेंशन है, टू कैरी द, क्या इंटेंशन? टू कैरी द सप्लाई करंट। इंटेंडेड टू कैरी द करंट थ्रू इट, द करंट थ्रू इट। अब दूसरा केस, क्या वायर में सिर्फ एक कंडक्टर ही होता है क्या? अभी आपने जो देखा एग्जांपल, क्या उसमें सिर्फ कंडक्टर दिख रहा था आपको कॉपर का? कंडक्टर कौन से हो सकते हैं? एक कॉपर का हो सकता है, एल्यूमिनियम का हो सकता है, का हो सकता है। कौन कंडक्टर? जो नॉर्मली हम लोग इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन के अंदर यूज करते हैं, वो कंडक्टर्स कौन कौन से हो सकते हैं? कॉपर यूज करते हैं, एल्यूमिनियम यूज करते हैं, टिन यूज करते हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा किसको इस्तेमाल करते हैं? कॉपर को, एंड देन उसके बाद लेस कॉस्ट में होता है एल्यूमिनियम। बिल्कुल वर्स्ट कंडीशन पर हम लोग यूज करते हैं, बहुत रेयर इसका
लेस अमाउंट का एप्लीकेशन जो है वो इसका अवेलेबल है, कॉस्ट वाइज बहुत इफेक्टिव, कॉस्ट इफेक्टिव काफ़ी ज़्यादा रहता है, बहुत सस्ता होता है ये, बट इसके यूसेजेस भी बहुत लिमिटेड है। तो ये कंडक्टर्स हम लोग यूज़ करते हैं। सो दीज कंडक्टर्स ऑलवेज इन द बेयर फॉर्म या फॉर्म में। मैंने आपको अभी एग्जाम्पल दिखाया वो इंसुलेटेड का एग्जाम्पल था, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर आपको ये जो वायर शो किया, इसमें आप देख रहे होंगे कि बाहर रेड कलर का जो सेगमेंट दिखाई दे रहा है, दिस इज द इंसुलेशन। इसको आप टच करेंगे नॉर्मली, कम अमाउंट की सप्लाई है, आपको कुछ भी नहीं होगा इससे, ठीक है। बट अगेन देयर इज अ कॉशन, करना नहीं है ऐसा, दिस इज इंपॉर्टेंट। सो वायर में इंसुलेशन होना जरूरी है या नहीं है? सो आंसर इज इट कैन बी इंसुलेटेड, इट कैन बी नॉन इंसुलेटेड वायर ऑल्सो। वायर में से कोई कम आगे, इट मे बी insulated, it may be insulated or non insulated। तो वायर में ऐसा कोई कंपल्शन नहीं होता है। यही जब आप केबल्स के बारे में पढ़ेंगे, सो देयर इज अ कंपल्शन कि केबल हमेशा इंसुलेटेड ही होगा। हम ये सबसे बड़ा डिफरेंस होता है एक वायर और केबल के बीच में। तो वायर में इंसुलेशन हो भी सकता है, नॉन इंसुलेटेड भी हो सकता है। उसको नॉन इंसुलेटेड जो है उसको बेयर कंडक्टर बोलते हैं हम लोग, ठीक है। और जो इंसुलेटेड है उसको इंसुलेटेड कंडक्टर और सिंपली वायर आप बोल सकते हो, ठीक है। कितने टाइप के होते हैं, पर्पस क्या है वो तो समझ आ गया ना आपको कि करंट सप्लाई को कैरी करने इसका मेजर पर्पस है। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वायर्स? अगर मैं टाइप्स ऑफ वायर्स स्टडी करूं, सो डिपेंडिंग अपॉन वेरियस फैक्टर्स, वायर्स को आप बहुत सारे फैक्टर्स के हिसाब से वो कर सकते हो, फैक्टर आप सप्लाई वोल्टेज का जो रेंज है, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ सप्लाई, डिफरेंट टाइप्स, डिपेंडिंग अपॉन कंडीशंस, किस कंडीशन में आप उसको यूज करने जा रहे हो उसके अकॉर्डिंग होंगे, ऑन द टाइप ऑफ इंसुलेशंस यूज्ड, कौन सा अंदर, जैसे कि VIR हो गया है ना, इंडिया, या फिर CT यूज किया है आपने, ठीक है, या फिर आपने सपोज कर लो PVC किया हुआ है। तो टाइप के इंसुलेशंस होते हैं यहाँ पर, और उन इंसुलेशंस के अकॉर्डिंग डिफरेंट क्लासिफिकेशन होता है। तो ये, और इसके अलावा टाइप ऑफ कंडक्टर या वैरायटी ऑफ कंडक्टर्स जो यूज होता है, जैसे कि सॉलिड वायर हो गया, स्ट्रैंडेड कंडक्टर हो गया, बंडल्ड कंडक्टर हो गए, बहुत टाइप के वायर्स का क्लासिफिकेशन होता है, ठीक है। मेजरली हमको जो अपने कोर्स में पढ़ना है उसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग डिफाइन करें, तो देखिए इसका क्लासिफिकेशन हम लोग किस फॉर्म में करेंगे। मेजर अगर हम लोग देखें तो सबसे पहला होता है हमारे पास सॉलिड वायर, सॉलिड वायर या सॉलिड कंडक्टर बोलते हैं। सेकंड वन इज द स्ट्रैंडेड कंडक्टर, थर्ड वन is the ACSR, and last one is the ट्रिपल AC कंडक्टर या ट्रिपल AC वायर। ये मेजर होते हैं, सिर्फ यहीं तक लिमिटेड नहीं है, और ये भी डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ कंडक्टर का क्लासिफिकेशन है, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ देयर इंसुलेटर फिर एक अलग क्लासिफिकेशन होगा। ऐसे डिफरेंट टाइप के क्लासिफिकेशन होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग अबाउट द सॉलिड वायर। व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड सॉलिड वायर? क्या होता है सॉलिड वायर? सॉलिड वायर के अंदर एक सिंगल कंडक्टर, एक सिंगल थिक कंडक्टर होगा हमेशा, ठीक है। सिंगल थिक कंडक्टर होने से और क्या होता है, दोनों पॉइंट समझते हैं। सो इट हैज सिंगल थिक कंडक्टर। फायदा क्या होता है इससे? आप सबको पता है रेजिस्टेंस का एक्सप्रेशन जो होता है इट इज गिवन एज R इज इक्वल्स टू रो L बाई A। मतलब रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर will always depend upon the length of conductor and area of cross section, ठीक। वायर की लेंथ को आप कंट्रोल कर सकते हो क्या? लेट्स से कि आपका जो रूम है जिसमें वायरिंग करनी है आपको, दैट रूम इज हैविंग, जिस वॉल पे आपको वायर लेकर के जाना है, इस वॉल की लेंथ है 15 फीट, 15 फीट की वॉल है, ठीक। अब 15 फीट की अगर वॉल है तो आप उसमें 6 फीट का वायर तो नहीं लगा सकते ना, 15 फीट पूरा लगाना पड़ेगा आपको वायर। तो लेंथ आपके कंट्रोल में नहीं है, वो तो आप जहां पे वायर लगा रहे हैं, इट डिपेंड्स अपॉन दैट सिचुएशन। लेकिन आप एक चीज को कंट्रोल कर सकते हो, दैट इज एरिया। एरिया कैसे कंट्रोल कर सकते हो? लेट्स से आप अगर जो कंडक्टर यूज कर रहे हो उसकी एरिया को इंक्रीज कर देते हो। एरिया कौन सी? क्रॉस सेक्शन एरिया।
इफ द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ दैट वायर इज इंक्रीज्ड, इधर क्या इफेक्ट होगा? इट्स रेजिस्टेंस विल रिड्यूस। क्लियर है? रेजिस्टेंस रिड्यूस होने से क्या फायदा होगा? वी नो दैट आई इज इक्वल टू वी बाई आर। अगर रेजिस्टेंस रिड्यूस हो गया तो ज्यादा करंट कैरी कर सकता है वो वायर, करंट इजीली कैरी कर सकता है विदाउट एनी विदाउट मच ऑफ द रेजिस्टेंस। अच्छा, रेजिस्टेंस कम होने से और क्या फायदा हुआ? बाय जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग आप सबको पता है, हीट डिसिपेटेड H इज गिवन एज I स्क्वायर RT। ठीक है, करंट का स्क्वायर मल्टीप्लाइड विद R मल्टीप्लाइड विद टाइम, कितना टाइम लग रहा है, तो उसके बेसिस पे हीट डिसिपेशन हम लोग बताते हैं जूल्स के फॉर्म में। तो अगर मैं यहां से रेजिस्टेंस की वैल्यू को रिड्यूस कर देता हूं, ऑटोमेटिकली जो हीट डिसिपेशन हो रहा है वो कम हो जाएगा फॉर द सेम अमाउंट ऑफ करंट जो पहले जा रही थी, उतनी ही करंट अभी भी भेजूंगा, लेकिन अगर रेजिस्टेंस कम कर दिया मैंने, हीट डिसिपेशन कम हो जाएगा, कम हीट डिसिपेट करेगी वो कंडक्टर। ठीक है, तो ये फिनोमेना क्लियर है। इसी फिनोमेना का यूज होता है जब हम सॉलिड वायर्स को इस्तेमाल करते हैं। तो मैं यहां पे देख सकते हो ऑफ सॉलिड वायर, ठीक है, दिस इज द फर्स्ट केस ऑफ सॉलिड वायर, दिस फर्स्ट केस इज ऑफ सॉलिड वायर। दोबारा लिख दो इसको। तो ये सॉलिड वायर के अंदर आप देख सकते हो एक सिंगल कंडक्टर है, ये बेयर होगा अगर कोई इंसुलेशन नहीं लगा होगा तो, और इंसुलेशन लगा होगा तो देखेंगे कि कौन सा इंसुलेशन लगा हुआ है। यूजुअली पीवीसी इंसुलेशन या किसी ना किसी टाइप का पॉलीमर का इंसुलेशन इसके ऊपर लगा होता है। ठीक है, सो दिस इज द सॉलिड वायर। सॉलिड वायर कहाँ पे इस्तेमाल होता है? जहाँ पे सीधी सीधी लाइन में चीजें होती है, इंस्टॉल करने में बहुत आसान होता है हमेशा सॉलिड कंडक्टर को। सॉलिड वायर जो इसका इंस्टॉलेशन अगर आपसे पूछेगा कौन से टाइप इंस्टॉलेशन करना इजी रहता है, हमेशा इसका इंस्टॉलेशन करना इजी होता है। क्यों? बिकॉज जब भी आप कनेक्शंस क्रिएट करते हो, जैसे सपोज कर लो एक कनेक्टर है, एक सपोज कर लो एक ऐसा हुक है, एक कनेक्टर है, यहाँ पे इस वायर को इंसर्ट करना है, तो इसमें इंसर्ट करना इजी रहेगा। कोई स्ट्रैंड्स तो है नहीं जो फैल जाएंगे। आपने कई बार देखा होगा फैन वैन की वायरिंग करने के समय, आप देखे होंगे कि जितना सॉलिड कंडक्टर होता है उतना इजीली वो क्लैंप में चला जाता है, और क्लैंप में टाइट करना उतना ही आसान होता है। सो दिस इज द बेस्ट पार्ट विद द सॉलिड वायर्स। स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक है, स्ट्रेंथ इनकी बढ़िया होती है, प्लस सीधे सीधे लाइन में जहां पे भी वायरिंग करनी होती है वहां बहुत क्लियर रहते हैं, इनके फैलने का खतरा नहीं होता। एरिया क्रॉस सेक्शन, एक सिंगल कंडक्टर यूज हो रहा है तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज ऑल्सो लेस, जिसकी वजह से फायदा ये होता है, सॉरी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज ऑल्सो हाई, जिसकी वजह से फायदा ये होता है कि आर बिकम्स लेस, प्रॉपरली भेज सकते हैं ऑफवर्ड। ठीक, ये एक चीज होता है। देन उसके बाद नेक्स्ट होता है हमारे पास स्ट्रैंडेड कंडक्टर। अब स्ट्रैंडेड कंडक्टर मतलब क्या हो गया? स्ट्रैंडेड कंडक्टर या इसी को मल्टी स्ट्रैंड कंडक्टर बोल सकते हो। स्ट्रैंड मतलब इट इज द कंपाइलेशन ऑफ multiple thin strands of wires, बहुत सारे strands of wires को मिला करके कंडक्टर बना। इट कैन बी ट्विस्ट, नॉट बी ट्विस्टेड, दोनों ही चीजें हो सकती है। अब आप सोचोगे कि इससे क्या हो? एक सिंगल स्ट्रैंड को अगर आप कंपेयर करोगे विद सॉलिड वायर तो आपको दिखेगा कि एक सिंगल स्ट्रैंड की एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बहुत लेस होती है। अगर उसकी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बहुत लेस हो गई तो आर की वैल्यू बहुत हाई हो जाएगी, और रेजिस्टेंस अगर ज्यादा होगी तो हीट डिसिपेशन भी प्रॉपर होगा। हीट डिसिपेशन इस टाइप के कंडक्टर्स में ज्यादा होता है, तो इसका मतलब तो करंट को ये बहुत ज्यादा अच्छा सपोर्ट नहीं करता होगा। लेकिन इसमें भी कुछ क्या एडवांटेजेस है? देखो आपके घरों में ये जहां भी आप वायरिंग करो वहां पे जितने भी जगह पर ट्विस्ट एंड टर्न्स होते हैं, जितनी भी जगह पे आपकी वायरिंग मुड़ती है, बेंड होती है, उन सब जगहों पर आपको स्टैंड वाले जो कंडक्टर्स होते हैं या स्टैंडर्ड कंडक्टर जो होते हैं ना, वो यूजफुल होते हैं। स्टैंडर्ड कंडक्टर जो हो गए, इनकी सपोज कर लो आप जो स्ट्रेंथ होती है वो ज्यादा होती है। जो इनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ की आप बात करोगे या आप बोलोगे रेजिस्टेंस टू मेटल फटीग जो होता है, दैट तो लिखेंगे इसके बारे में, दे ऑफर हायर रेजिस्टेंस टू मेटल फटीग। ठीक है, तो जितना भी ट्विस्ट होगा, टर्न्स होंगे, बेंड्स, उन सब पे बहुत अच्छे से विथस्टैंड करेगा। और वैसे केसेस में आपको सॉलिड वायर ना यूज करके
सॉलिड वायर कई बार बेंड करोगे तो टूट सकता है एक पॉइंट पर, नहीं टूटता है यूजुअली, बहुत बार मल्टीपल टाइम सॉलिड के नंबर ऑफ टाइम्स वो बेंड्स को, ट्विस्ट को, टर्न्स को या ऐसे मैकेनिकल रेजिस्टेंस को झेल सकता है वो। ये इसकी सबसे बड़ी खासियत होती है। सॉलिड वायर्स को हम लोग कहाँ यूज करते हैं? सॉलिड वायर को हम लोग टर्मिनल ब्लॉक्स में यूज करते हैं नॉर्मली। उसके अंदर डायरेक्टली आप सिंगल सॉलिड थिक कंडक्टर का इस्तेमाल कर लो, वो बेस्ट रहेगा। ठीक है, जहां पे अलग अलग टाइप के कनेक्टर्स होते हैं तो कनेक्टर्स में इंसर्ट करने के लिए सॉलिड वायर हमेशा बेटर होता है एज कम्पेयर टू द स्ट्रैंडेड वायर। ठीक है, सॉलिड वायर की जो हीट कैपेसिटी भी जो होती है वो भी बहुत अच्छी होती है, हीट कंडक्टिंग कैपेसिटी भी बहुत अच्छी होती है, स्टैंडर्ड की उससे कम होती है। लेकिन स्टैंडर्ड के अलग यूजेस हैं। क्या यूसेज है भाई? स्टैंडर्ड वायर जो होता है ना, वो डिफरेंट टाइप के शेप्स में उसको ढाल सकते हो। डिफरेंट शेप्स में मतलब बहुत सारे ट्विस्ट हुए, बहुत सारे टर्न्स हुए, बहुत सारे कर्ल्स क्रिएट हुए, वो सब में स्टैंडर्ड वायर ढल जाएगा। सॉलिड वायर में दिक्कत होगी उस चीज की। ठीक है, तो स्टैंडर्ड वायर जो होता है इसकी रूटिंग बहुत ईजी होती है। ठीक, टाइट या कॉम्प्लेक्स स्पेसेस में फ्लेक्सिबिलिटी बहुत अच्छी होती है, गुड अमाउंट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी ऑफर करता है। तो ऐसे इस हिसाब से आप एग्जामिनेशन में इनके बारे में अगर पूछता है तो डिटेल में लिख सकते हो। ठीक, नाउ नेक्स्ट ACSR। ACSR से भी एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है पास्ट में। ACSR कंडक्टर, एल्यूमिनियम कोर, स्टील रीइंफोर्स्ड। एल्यूमिनियम कोर एंड स्टील रीइंफोर्स, मतलब एल्यूमिनियम का कोर होगा और स्टील की रीइंफोर्समेंट होगी। मतलब कोर मटेरियल किस चीज का बना होगा? एल्यूमिनियम होगा। ओके ठीक है, और स्टील से क्या होगा? स्टील से सर रीइंफोर्समेंट होगा। ठीक है सर, ओके। तो ACSR का मतलब ये हो गया कि एल्यूमिनियम कोर्ड एंड स्टील रीइंफोर्स। क्या फायदा होता है इसका? स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए होता है क्या? हाँ जी बिल्कुल, इससे स्ट्रेंथ जो है इंक्रीज हो जाती है। चलो मैं आपको कुछ फोटोज दिखाता हूँ इसके। ये देखिए, दिस इज ACSR कंडक्टर। ACSR वायर्स होते हैं जहां एल्यूमिनियम के स्ट्रैंड्स होते हैं। ये बाहर जो आपको दिख रहे हैं, ये एक क्रॉस सेक्शनल व्यू आप देख रहे हो किसी ऐसे कंडक्टर का। सेंटर में होता है हमारे पास स्टील का कोर, ये वाला जो पोर्शन होता है दिस इज द स्टील कोर पोर्शन। बाकी पूरे एल्यूमिनियम के स्ट्रैंड्स या कंडक्टर्स होते हैं। इनका पर्पस क्या होता है? ये हैवी अमाउंट ऑफ सप्लाई या जहां लॉन्गर डिस्टेंस ऑफ सप्लाई को जब कैरी करना होता है, ज्यादातर इनका यूज ट्रांसमिशन करने के समय हम लोग करते हैं। सप्लाई ट्रांसमिशन, सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन के पॉइंट पे हमको ACSR कंडक्टर्स की जरूरत पड़ती है, क्योंकि इसका ओवरहैंग बहुत ज्यादा होता है। तो हायर ओवरहैंग की वजह से क्या होता है, हमको कि ऐसा मटेरियल भी चाहिए जिसकी स्ट्रेंथ बहुत अच्छी हो। अगर मैं वायर को बहुत हैवी लोड पे, बहुत ज्यादा वजन का वायर दो पोल्स के बीच में 100, 200 या 500 मीटर के डिस्टेंस पे अगर हैंग कराता हूँ तो उसका सैग बहुत बड़ा क्रिएट होगा, और उस सैग की वजह से क्या होगा, वो वायर के बेंड होने, टूटने और उनके ओवरहैंग करने, जब हवा चलेगी बहुत ज्यादा है ना, या तूफान जैसा सिचुएशन होगा तो वो वायर ओवरहैंग करेगा, और ओवरहैंग करते करते वो डैमेजेस क्रिएट कर सकता है। वो पोल्स जो होते हैं उनके स्ट्रक्चर को भी वो शेक कर सकता है, वाइब्रेशन क्रिएट कर सकता है। तो इन हम लोग क्या करते हैं, वायर को टेंशन में रखते हैं, और टेंशन में रखने की वजह से डिफरेंट वेदर कंडीशंस पर वो ब्रेक भी हो सकते हैं। ऐसे को प्रोटेक्टेड रखने के लिए हम लोग ACSR कंडक्टर्स का यूज करते हैं, जहां एल्यूमिनियम के स्ट्रैंड्स या कंडक्टर सराउंड करते हैं स्टील के कोर को। इसके अकॉर्डिंग बहुत सारी चीजें हम लोग बंडलिंग पढ़ते हैं आगे चल के, पावर सिस्टम में आप डिटेल में पढ़ोगे। हालांकि बेसिक इलेक्ट्रिकल में इसका पोर्शन नहीं है तो वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस दैट, लेकिन ओवरऑल पावर सिस्टम में इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। और आगे चल के बंडल कंडक्टर, GMR GMD रेशियोज जो होते हैं, ये सब पूरा इसी के पैटर्न के अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ते हैं। सो दैट इज द ACSR वायर। देन नेक्स्ट वन, ये सॉलिड एंड स्टैंडर्ड कंडक्टर तो हम लोगों ने डिफरेंस देख लिया यहाँ पर। नेक्स्ट एक होता है ट्रिपल AC वायर। ये ट्रिपल AC वायर इस कंडीशन पे होता है, 3 अलग अलग सेगमेंट्स के फॉर्म में ये डिवाइडेड रहते हैं। और ट्रिपल AC का मतलब क्या हो गया? ऑल एल्यूमिनियम अलॉय कंडक्टर। ट्रिपल AC का मतलब हो गया ट्रिपल AC स्टैंड्स फॉर ऑल एल्यूमिनियम अलॉय कंडक्टर। ठीक है, इन दोनों में से बेटर स्ट्रेंथ या बेटर स्टेबिलिटी किसकी होती है? तो ये हायर स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, हायर स्ट्रेंथ टू
mechanical stress, higher strength to the mechanical stress and good amount of fatigue resistance इसमें होती है। इनको भी कहाँ यूज करते हैं? इनको भी हम लोग हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन के अंदर, ACSR के केस में भी आप लिख सकते हो, हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन मीडियम टू हाई वोल्टेज, मीडियम वोल्टेज टू हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन के केस में हम लोग ACSR का इस्तेमाल करते हैं। वहाँ तो ओवर हाई एक्स्ट्रा हाई की कंडीशन में फिर हम लोग बंडलिंग का भी इस्तेमाल करते हैं वहाँ पर। ठीक है, बंडलिंग करने के समय प्रॉपरली बंडल कंडक्टर्स तो होते ही हैं, और फिर उसके बाद हम लोग अलग से स्पेसर्स भी यूज़ करते हैं मल्टीपल बंडल कंडक्टर्स को ले जाने के लिए। आपने कई बार पावर लाइन के अंदर ऐसा देखा होगा, इस टाइप की सिचुएशन, ऐसी कुछ चीज़ें ऐसी लगी हुई देखा होगा। यहाँ से एक कंडक्टर जा रहा है, यहाँ से दूसरा कंडक्टर जा रहा है, यहाँ से तीसरा, है ना, ऐसे अलग अलग ऐसे 4 कंडक्टर ऐसे जा रहे हैं अलग अलग पोर्शन से। तो दोज थिंग्स आर नोन एज स्पेसर्स। ऐसे कुछ दिखते हैं, है ना, यहाँ से एक वायर जा रहा है, यहाँ से ऐसे दूसरा कंडक्टर जा रहा होता है, इधर इधर ऐसे, तो वो स्पेसर्स लगे होते हैं, उन्हीं को स्पेसर्स बोलते हैं हम लोग। ठीक है, जिनका काम होता है प्रॉपर स्पेसिंग को मेंटेन करना। खैर ये सब पावर सिस्टम का पार्ट है, जब डिटेल में पावर सिस्टम की क्लासेस जब होंगी यहाँ पे तो मैं आपको डिटेल में इसके बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो ये ACSR और ट्रिपल AC टाइप के वायर जो है, ये इसके बारे में बात हो गई। अब हम लोग बात करेंगे अबाउट द केबल्स। ठीक है, ACSR कंडक्टर के बारे में कुछ चीजें मैं आपको थोड़ा सा और लिखवा देता हूं। एल्यूमिनियम कोर लिख दिया मैंने, इसको थोड़ा सा सुधार लीजिएगा। एल्यूमिनियम कंडक्टर है ना, एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रीइंफोर्स्ड। कंडक्शन कौन कर रहा है? क्या स्टील कंडक्शन कर रहा है? क्या स्टील से कंडक्शन नहीं करवा रहे हैं हम लोग यहाँ पे एल्यूमिनियम का कंडक्टर यूज कर रहे हैं, यानी कंडक्शन का काम एल्यूमिनियम कंडक्टर से हो रहा है, जो फोटो में भी आप देख रहे थे। ठीक है, और स्टील जो होता है वो सिर्फ रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करने के लिए होता है, मतलब स्ट्रक्चर को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना, उस वायर को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए होता है, ताकि वो इजीली ब्रेक ना हो जाए, या जो वो स्टील झेलेगा। एल्यूमिनियम का जो कंडक्टर होगा उसका पर्पस सिर्फ करंट कंडक्शन के लिए वहां पे रहेगा। ठीक है, तो इसको ओवरहेड पावर ट्रांसमिशन में एंड डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में यूज करते हैं हम लोग। यूजुअली इसको ओवरहेड ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन इस पर्पस के फॉर्म में यूज करते हैं। कॉम्पिटिटिव के लिए जब पढ़ते हैं तो बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ना होता है इसको, हमको अपने सेमेस्टर एग्जामिनेशंस के लिए बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाने की नीड नहीं है, तो इतना काफ़ी, इतना यूजुअली 1-2 नंबर का जो क्वेश्चन पूछता है आप बना सकते हो इससे। ठीक है, सेंटर में क्या होता है? स्टील का कोर होता है, मतलब ये सेंटर पोर्शन जो होता है इसमें होता है स्टील का कोर, और इसके अराउंड पर, इसके आसपास में क्या होता है? इसके आसपास जैसा आप लोगों ने देखा यहाँ पे एल्यूमिनियम के कंडक्टर्स इसको सराउंड करते हैं। ठीक है, तो ये क्या होगा? दीज आर एल्यूमिनियम कंडक्टर्स। ठीक है, इनके कंपाइलेशन से बनता है ये पूरा एक ACSR कंडक्टर। तो 11 kV का ट्रांसमिशन लाइन अगर है, ठीक है, अब देखिए यहां पे क्या होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर यहाँ पे एक लेयर होता है कि 2 लेयर होता है कि 3 लेयर होता है, कैसे डिसाइड होता है? क्या इसके पीछे भी कोई कंडीशन होती है? हाँ बिल्कुल होता है। जो आपका कोर है स्टील का ये तो सेम रहेगा। अब यहाँ जो कंडक्टर्स लग रहे हैं एल्यूमिनियम के, ये और ज्यादा लेयर के भी हो सकते हैं। वो करेगा कि कितने स्ट्रैंड्स या कितने अमाउंट की सप्लाई, कितने केवी की सप्लाई को इसको कैरी करना है। जैसे 11 केवी का सप्लाई है, ठीक है, तो 11 केवी के लिए एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको। लाइक फॉर 11 केवी डिजाइन जो हम लोग ACSR का यूज करते हैं, दैट इज 7/1, मतलब 7 एल्यूमिनियम कंडक्टर होंगे टू 1 स्टील कोर। एक स्टील कोर होगा और 7 एल्यूमिनियम कंडक्टर हमारे पास यहाँ पर होंगे। ठीक है, लिख देता हूं मैं यहाँ पे ताकि आपको याद रहे। 7 एल्यूमिनियम कंडक्टर एंड 1 स्टील कोर। किसके लिए? जब आप 11 केवी के लिए डिजाइन कर रहे हैं, 11 केवी सप्लाई के लिए आप एक ACSR कंडक्टर अगर यूज कर रहे हैं तो ये दिखाई देगा उसके केस में।
दिस एन एग्जाम्पल। ऐसे ही जब सप्लाई बढ़ती चली जाएगी, 33 kV होगा और डिफरेंट लेवल की सप्लाई जब होंगे तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो कंडक्टर्स होंगे उसकी संख्या इंक्रीज होती चली जाएगी, लेयर्स उसके इंक्रीज होते जाएंगे। ठीक है, सो दैट इज अबाउट द ACSR कंडक्टर। ठीक है भाई, डन। और इसके अलावा क्या जानना चाहिए आपको इन वायर्स के बारे में? देखिए, ऑल एल्यूमिनियम अलॉय कंडक्टर के बारे में क्या पता रहना चाहिए हमको? यहाँ पर जो अलॉय यूज होते हैं ना, नेक्स्ट पेज में मैंने बताया है क्या? चलो बता देता हूँ इसके बारे में अलग से। वैसे तो इसके बारे में क्वेश्चन नहीं पूछता है आपको एग्जामिनेशन में, ACSR तक पूछता है। सपोज कर लो कि ट्रिपल AC का क्वेश्चन अगर पूछता भी है, ठीक है, ऑल एल्यूमिनियम अलॉय कंडक्टर पूछेगा क्वेश्चन में, अगर कॉम्पिटिटिव में पूछता है यूजुअली। अगर आपको यूनिवर्सिटी में भी 1 या 2 मार्क्स में पूछता है कि बताओ ये जो अलॉय है ये क्या यूज होता है इसके अंदर अलॉय में, सो इट हैज एल्यूमिनियम प्लस मैंगनीज अलॉय। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। ठीक है, अलॉय किस चीज का होता है? एल्यूमिनियम मैंगनीज का अलॉय होता है। ठीक है, इसकी स्ट्रेंथ बहुत हाई रहती है, एल्यूमिनियम प्लस मैंगनीज रहता है, स्मॉल अमाउंट में सिलिकॉन रहता है। स्मॉल अमाउंट में मतलब बहुत स्मॉल परसेंटेज बोलना चाहिए कि 1.8 to 2% के आसपास में सिलिकॉन का सिर्फ यूज होता है यहाँ पे। सिलिकॉन उसको और उसकी को इंक्रीज करता है, प्लस हिस्टेरेसिस वगैरह की कंडीशन को रिड्यूस करता है। तो सिलिकॉन का हम लोग इसलिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये यूज होता है यहाँ पे। कन्वेंशनल ACSR के कंपैरिजन में ट्रिपल AC जो होते हैं वो ज्यादा बेटर माने जाते हैं, मच बेटर होता है। इसकी स्ट्रेंथ अच्छी होती है, इसकी करंट कैरिंग कैपेसिटी अच्छी होती है, हायर स्ट्रेंथ देन ACSR। दूसरा, मोर करंट कैरिंग कैपेबिलिटी, मोर करंट कैरिंग कैपेबिलिटी। और ये अलॉय का नेचर जो है वो हो गया। ठीक है, इलेक्ट्रिकल लॉसेस लेस होते हैं इसके अंदर। ठीक है, इसको भी कहां पे यूज करते हैं हम लोग? ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। इलेक्ट्रिकल पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर ही हम लोग इसको यूज करते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गए बात भाई कंडक्टर्स के बारे में, वायर्स के बारे में नॉर्मली, कि यूजुअली इतने टाइप के वायर्स का हम लोग यूज करते हैं। केबल होती है नेक्स्ट पॉइंट हमारी, कि भाई केबल जो होता है वो क्या होता है। अब थोड़ा इसके बारे में भी बताइए सर, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय केबल्स? इससे क्वेश्चन आता है हमारे एग्जाम में। हाँ बिल्कुल आता है। लेट अस नाउ टॉक अबाउट द केबल्स। अब केबल और वायर में क्या डिफरेंस है? केबल में भी कंडक्टर होता है, लेकिन उसका भी इंटेंशन करंट कैरिंग करने का होता है, एज लॉन्ग एज हम लोग इलेक्ट्रिकल केबल की बात कर रहे हैं। नहीं तो अगर हम लोग इसके अलावा कम्युनिकेशन लाइन केबल या डेटा केबल्स की बात करेंगे तो वो सिर्फ करंट कैरिंग पर्पस नहीं होता। फिर ऑप्टिकल फाइबर्स होते हैं, फिर कोएक्सियल्स होते हैं, बहुत सारे डिफरेंट टाइप के केबल्स होंगे, वैरायटी ऑफ केबल्स होते हैं। ठीक है, फिर सबका पर्पस अलग अलग होता है। डेटा ट्रांसफरिंग के लिए लाइट के फॉर्म में आप डेटा ट्रांसफरिंग कर रहे हो ऑप्टिकल फाइबर्स के अंदर, तो वो डिफरेंट केबल्स होते हैं। मैं स्पेसिफिकली बात करने जा रहा हूं अबाउट द इलेक्ट्रिकल केबल, जिसका पर्पस इलेक्ट्रिकल एनर्जी ट्रांसमिशन या इलेक्ट्रिकल पावर ट्रांसमिशन में इस्तेमाल हो रहा है। सिर्फ और सिर्फ उन्हीं केबल्स की अगर मैं बात करूं तो हमेशा ध्यान रखिएगा, चाहे कोई भी केबल हो, चाहे किसी भी पर्पस के लिए यूज हो, चाहे कम्युनिकेशन के लिए, डेटा ट्रांसफर के लिए, या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी ट्रांसफर करने के लिए, हर एक केबल के लिए एक कॉमन चीज जरूर है कि ऑल द केबल्स आर ऑलवेज इंसुलेटेड। हमेशा केबल इंसुलेटेड ही मिलेगा आपको। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं लिखूं तो मैं ये लिखूंगा कि केबल्स जो होते हैं दे आर ऑलवेज इंसुलेटेड इन नेचर। केबल्स आर ऑलवेज insulated conductors
which may house one or more wires within it. बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, केबल जो एक से ज्यादा वायर्स अपने अंदर होल्ड कर सकता है। तो इसका मतलब, अच्छा वायर का डेफिनेशन तो आप लोगों को क्लियर है, वायर में कुछ भी हो सकता है, वायर में सिंगल कोर भी हो सकता है, वायर स्ट्रैंडेड भी हो सकता है, सिंगल सॉलिड वायर पढ़ लिया आप, ASR देख लिए, ट्रिपल AC देख लिया आप। तो आपको समझ में आ गया कि वायर में वेरिएशन हो सकता है, सॉलिड हो सकता है, स्टैंडर्ड हो सकता है, ये सब हो सकता है, लेकिन वो सभी टाइप के वायर्स या डिफरेंट सेम किसी एक केबल के अंदर अकेले भी हो सकता है। मतलब एक सिंगल केबल है अगर मेरे पास, पता है कि उसके अंदर 4 सॉलिड वायर्स भी हो सकते हैं, है ना, जैकेटेड फॉर्म में एक दूसरे से डिफरेंस होगा या जिस भी टाइप से एक दूसरे से अलग उनको किया जाएगा इंसुलेशन के फॉर्म में, लेकिन एक सिंगल केबल हाउसिंग बन सकता है एक से ज्यादा वायर्स का, ये पॉसिबल है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट द वायर्स एंड केबल्स। ठीक है, तो अब केबल्स का यूज कहाँ होता है? देखो केबल का यूज कब होता है, जब हमको एक साथ मल्टीपल वायर्स को कैरी करना है, वहां इस्तेमाल करोगे, या एक सिंगल वायर को कैरी करना है, लेकिन कंडीशंस ऐसी हैं कि एक्सट्रीम कंडीशन, एक्सट्रीम मतलब हो सकता है कि बहुत ज्यादा टेम्परेचर झेलना हो, अंडर वाटर लेकर के जाना हो, या अंडरग्राउंड अगर लेकर के जाना हो, जहाँ पे कि एक्सटर्नल चीजों से अफेक्ट होने का खतरा बहुत ज्यादा रहता है, तो वहां पे आप सिंपल इंसुलेशन पे भरोसा नहीं कर सकते हो। वहां पे आपको बहुत सारी चीजें चाहिए होती है, आपको आपके वायर को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना है, हो सकता है कि बहुत सारी गाड़ियां गुजरेंगी उसके ऊपर से, या पानी के नीचे है तो बहुत हैवी प्रेशर झेलेगा, उसको वाटर टाइट, एयर टाइट, बहुत कंडीशंस उसको चाहिए होंगी, तो प्रेशर भी होगा, वाटर से प्रोटेक्शन भी होगा, आसपास हीट या टेम्परेचर होगा तो उस प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना है। तो ऐसी बहुत रिक्वायरमेंट्स कंबाइन होके केबल की, तो केबल आपको तब इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ती है, इलेक्ट्रिकल केबल खासतौर पर ट्रांसमिशन में, जब आपको ऐसे एक्सट्रीम कंडीशंस को फेस करवाते हुए सप्लाई लाइन को कंटिन्यू रखना है। तब केबल्स का यूज हम लोग नॉर्मली अगर देखें तो हम ओवरहेड ट्रांसमिशन से ज्यादा अंडरग्राउंड ट्रांसमिशन में केबल का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो केबल के बारे में बात कर लेते हैं जल्दी से। चलिए देखते हैं, यहां तक देख लिया था हम लोगों ने वायर्स पे, अब बात करते हैं अबाउट द केबल। केबल्स यूजुअली इस तरीके के दिखाई देते हैं, तो मैंने बोला केबल की कंपल्शन होती है कि केबल हमेशा इंसुलेटेड ही होगा। ठीक है, क्योंकि अगर नॉन इंसुलेटेड है तो फिर केबल की जरूरत ही क्या है, फिर तो डायरेक्टली वायर से आप ट्रांसफर कर सकते हो। केबल के इंसुलेशन का सबसे बाहरी हिस्सा जो होता है, आउटर मोस्ट रीजन इज नोन एज शेथ, शेथिंग बोलते हैं हम लोग इसको। ये सबसे आउटर मोस्ट रीजन होता है और ये सबसे रगेड पोर्शन होता है। इसका पर्पस होता है, इसका काम होता है, जो भी एक्सटर्नली जो भी चीजें इस पे आ रही है, मैकेनिकल स्ट्रेस को झेल सकता है, ये टेम्परेचर्स को झेल सकता है, 90 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास के टेम्परेचर को यूजुअली एक एक्सेल इजीली। देन उसके बाद ये एक्सट्रीम प्रेशर्स को झेल सकता है, अंडर वाटर जा रहा है तो ये वाटर से जैकेटिंग जो है वो प्रोवाइड करेगा, यानी कि एक्सटर्नल जैकेट की तरह काम करता है ये शेथ। देन उसके बाद अंदर जाते हैं इंसुलेशंस, बीच में अंदर वायर्स की मैशिंग हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन कितना ज्यादा स्ट्रेंथ चाहिए आपको केबल में। एंड देन फाइनली सबसे इनर मोस्ट पोर्शन के अंदर हो सकता है कंडक्टर। कंडक्टर में भी हो सकता है कि बहुत सारे सॉलिड कंडक्टर्स का कॉम्बिनेशन करके एक सिंगल कंडक्टर बनाया गया होगा, या हो सकता है कि एक सिंगल कोर कंडक्टर होगा या स्ट्रैंड्स होंगे। ठीक है, तो केबल बहुत टाइप के होते हैं, केबल की भी क्लासिफिकेशंस, वैरायटी ऑफ क्लासिफिकेशन हो सकती है। तो एक छोटा सा बेस समझ लेते हैं पहले केबल्स के बारे में। और ट्रांसमिशन के हिसाब से अगर मैं केबल्स को क्लासिफाई करूं वोल्टेजेस रेंज के हिसाब से, तो इनको हम लोग इसके ऑपरेटिंग वोल्टेज के हिसाब से अगर क्लासिफाई करें तो सबसे पहले आप बोल सकते हो, फर्स्ट वन इज लो वोल्टेज केबल। लो वोल्टेज केबल अप टू 1 kV, इस टाइप के कुछ दिखाई देंगे आपको। तो अप टू 1 kV जो हम लोग केबल्स यूज करते हैं उनको बोलते हैं लो वोल्टेज केबल। इसका एक टेबल है लास्ट में, मैं आपको नोट करवा दूंगा वो टेबल, ठीक है, इसको लिखने की नीड नहीं है। नेक्स्ट होता है मीडियम वोल्टेज केबल, जो 3 kV से अप टू 30 kV के रेंज में यूज होता है, दे आर टर्म्ड एज मीडियम वोल्टेज केबल। ठीक है, एंड लास्ट वन इज द हाई वोल्टेज केबल, जो 66 kV से लेकर के 500 kV के सप्लाई रेंज पर यूज होता है। और आप ध्यान से अगर देखेंगे तो जैसे जैसे केबल की वोल्टेज कैरिंग रेंज बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे इनकी जैकेटिंग और इनकी थिकनेस भी बढ़ती जा रही है। इस केबल के तुलना में जो लो वोल्टेज का केबल था उसके कंपैरिजन में आप देखिए तो इसकी जैकेटिंग लेयर्स इंक्रीज हो चुकी है,
क्या होता है इन लेयर्स के बीच में, समझते हैं इसको। देखिए यहाँ पर क्या होता है, केबल्स के अंदर होते हैं, केबल्स के ऊपर लगे होते हैं आर्मर्स, इनको आर्मर बोला जाता है। कई बार आपने देखा होगा कोई केबल को आप जब ओपन करते हैं या उसको जब इंसुलेशन हटाना शुरू करते हैं ऊपर से, तो अंदर दिखा होगा आपको ऐसे वायर्स के स्ट्रैंड रहते हैं, खूब सारे कॉपर ऊपर के वायर के स्ट्रैंड रैप्ड रहते हैं। क्या ये करंट कैरी करने को होते हैं? नहीं, ये किसी भी टाइप का करंट नहीं कैरी करते हैं। किसी से कई बच्चों से पूछा मैंने, तो कई बच्चे बोलते हैं कि सर ये अर्थिंग प्रोवाइड करता है। ये अर्थिंग भी नहीं प्रोवाइड करता है। कंडक्शन से इसका कोई लेना देना नहीं है। इसका पर्पस जो होता है वो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना होता है, कि अगर इसके ऊपर से एक कार गुजर रही है, एक बाइक गुजर रही है, कोई पैदल चल, कोई स्ट्रेंथ वाली चीज है, इसके ऊपर से टेंसाइल स्ट्रेंथ या मैकेनिकल स्ट्रेंथ को इंक्रीज किया जा रहा है, तो इन दैट केस ये जो वायर की मैशिंग होती है, इसका पर्पस होता है ये प्रोटेक्ट करती है अंदर के इनर सॉफ्ट रबर का जो इंसुलेशन होता है उसको। तो उसको बचाने के लिए हम लोगों के पास यहाँ पर आर्मरिंग की जाती है। ठीक है, तो सिंगल वायर आर्मर होता है। कुछ जगह पे स्टील की टेप्स लगी होती है, तो स्टील टेप आर्मर, जैसे यहाँ पे देखो आप, ये जो होता है दिस इज द स्टील टेप, यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ आर्मरिंग, तो ये तीनों के तीनों आर्मर्ड केबल है। पहला वाला जो है इसमें वायर की पूरी ब्रेड्स है, वायर की सपोज कर लो जाली जैसी है और वो ऊपर ब्रेडिंग की गई है। सेकंड के केस में क्या है, सेकंड कंडीशन में आप देखो कि सिंगल वायर की आर्मरिंग है, सिंगल वायर है और थर्ड केस में और क्या वैरायटी हो सकता है, स्टील टेप की आर्मरिंग भी होती है इसके ऊपर। तो स्टील की टेप जो है उसको लगा दिया गया है यहाँ पे, और वो मैकेनिकल स्ट्रेंथ इनफ अमाउंट को प्रोवाइड कर देता है, सो दैट ये इसका वियर एंड टियर को होने से रोक देगा ये। ठीक है, ये जितनी भी टाइप की आर्मरिंग होती है ये हमेशा जैकेट के बाद की लेयर में होती है। सबसे बाहरी रीजन जो होता है, जो शेथ रीजन होता है, उसके अंदर ही होता है सब चीज, शेथ के ऊपर नहीं होगा। ठीक है, शेथ के ऊपर नहीं होगा। तो इनका पर्पस क्या होगा, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना है। इनका पर्पस ये होगा कि भाई ये किसी भी टाइप से अगर कोई भी टाइप का लीकेज होकर के आ रहा है तो वो रबर के पोर्शंस तक पहले ही रुक जाए। फिर भी अगर यहाँ तक कुछ आता है तो केबल तक ना पहुंचने दे, वो मतलब ये कंडक्टर तक ना पहुंचने दे, वो यहीं पर ये क्या करेगा, मैकेनिकल स्ट्रेस को, फटीग को होने से रोक दे। ठीक है, दूसरा होता है अनआर्मर्ड केबल। अनआर्मर्ड केबल जो होता है इसको नॉर्मली कम मैकेनिकल फटीग झेलने वाला माना जाता है। तो अगर बाहर से कोई स्ट्रेस पड़ रहा है तो अनआर्मर्ड केबल आपका खराब होने का चांस ज्यादा है एज कम्पेयर टू द आर्मर्ड। ठीक है, तो जब भी हम अंडरग्राउंड वे में पावर ट्रांसमिशन करते हैं, अंडरग्राउंड केबल्स या अंडरग्राउंड लाइनें जब बिछाते हैं पावर ट्रांसमिशन के लिए, तो हम लोग हमेशा आर्मर्ड केबल प्रीफर करते हैं, अनआर्मर्ड को नहीं यूज करते हैं। मान लो एक्सकवेशन कहीं पे हो रहा है ना, और केबल कट गया। कई बार आप सुनते होंगे कि भाई अंडरग्राउंड केबल था, वहां से एक्सकवेशन हो रहा था, नगर निगम या किसी की वजह से कोई रोड का कंस्ट्रक्शन चल रहा था, वो एक आध बार जेसीबी का वो पड़ गया उस पर, होता है। तो यूजुअली क्या होता है, अगर आर्मर्ड केबल है तो सप्लाई मेंटेन रहती है, अनआर्मर्ड केबल है तो सप्लाई कट जाती है पूरी। और तो ये होता है, तो आर्मरिंग के हिसाब से भी केबल का डिवीजन हो जाता है। ठीक है, देन उसके बाद एक फाइनल मैं आपको वो शो कर देता हूं कि इसका फाइनल आप फ्लो चार्ट कैसे बना सकते हो। ये देखो, केबल का फाइनल जो वेरिएशन है उसको आप यहां से देख, इसको आप चाहो तो लिख सकते हो, नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इट्स अप टू यू। ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टर, सिंगल कोर केबल एंड मल्टी कोर केबल हो गया। ठीक है, एक तो सिंगल कोर हो गया, एक सिंगल का पोर्शन आपको आउटपुट में दिखाई देगा। दूसरा हो गया मल्टी कोर केबल, कि एक ही केबल के अंदर 3-4 कोर होंगे। तो वो अगर आपको 3 फेज सप्लाई करनी है, अंडरग्राउंड अगर वायरिंग आप कर रहे हो तो 3 फेज सप्लाई आपको कैरी करनी है ना, या सिंगल फेज में अर्थिंग वगैरह का पोर्शन भी आपको प्रोवाइड करना है हायर रेंज ऑफ सप्लाई के लिए, तो मल्टी कोर केबल का इस्तेमाल होता है। ठीक है, देन उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ वोल्टेज ग्रेडिंग, तो वोल्टेज ग्रेडिंग के हिसाब से डिफरेंट वोल्टेज रेंज, 250 440 वोल्ट का केबल हो गया, 650 1100 वोल्ट केबल हो गया, तो वो वोल्टेज ग्रेडिंग के हिसाब से। देन उसके बाद नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टर यूज, कौन सा कंडक्टर यूज हो रहा है, तो कॉपर कंडक्टर केबल, ये नाम से ही समझ में आ रहा है, और एल्यूमिनियम कंडक्टर केबल। देन उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ इंसुलेशन, यही मेजर क्लासिफिकेशन होता है, एग्जामिनेशन में भी आपको इसी में से पूछता है। ऑन द बेसिस ऑफ इंसुलेशन सबसे पहला हो गया VIR, VIR इंसुलेटेड केबल। VIR क्या हो गया, वल्कनाइज्ड इंडियन रबर। तो VIR इंसुलेटेड केबल्स हो गए कि भाई वहां पे वल्कनाइज्ड रबर जो है उसका इस्तेमाल होगा एज इट्स इंसुलेशन। ठीक है, देन TRS हो गया या CTS हो गया। ठीक है, टायर शेथिंग अगर यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है तो CTS केबल कहलाएगा। लेट शेथेड केबल हो गए, ये शेथिंग जो होती है, शेथिंग वाले जो केबल्स होते हैं 2 और 3 एक ही कैटेगरी में आते हैं। देन PVC केबल्स होते हैं,
पीवीसी केबल्स जो होते हैं प्रीवियस के कंपैरिजन में बेटर माने जाते हैं। पीवीसी की विथ स्टैंडिंग कैपेसिटी अच्छी होती है, टेम्परेचर रेंज भी 60 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर के आसपास झेल सकते हैं ये लोग, और वाटर जो है उससे भी रेजिस्टेंस गुड अमाउंट का प्रोवाइड करते हैं ये लोग। आईईसी के स्टैंडर्ड के अंदर पीवीसी भी आता है, ठीक है। तो आईईसी 6052 या 6056 नंबर मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, बट 60 के रेंज में होता है। 6052 का आईईसी कोड अगर आप देखोगे तो वहाँ पे पीवीसी केबल्स जो होते हैं वो मीडियम रेंज सप्लाई ट्रांसमिशन के लिए भी वैलिड माने जाते हैं, ओके माने जाते हैं, ठीक है। देन वेदर प्रूफ केबल्स की रिक्वायरमेंट होती है। आप देखे होंगे केबल्स के अंदर ना कई बार उसकी जो नेमिंग होती है इस तरीके से लिखी होती है, THXN ऐसा लिखा होता है। हाँ, तो इससे ना इसका एक कोड वर्ड्स होता है, इसका कोड डिकोड करने का तरीका होता है, मैं बताऊंगा अभी आपको क्लास में। फ्लेक्सिबल कॉर्ड केबल्स एंड लास्ट वन इज द XLPE केबल्स। XLPE इज मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, आपके यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में कई बार पूछा हुआ है, इससे क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसको तो ध्यान से देखना ही है आपको, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। तो ये पूरा का पूरा एक चार्ट है जहाँ पे केबल्स का आप पूरा का पूरा बाइफर्केशन देख सकते हो। स्क्रीनशॉट अगर आपने ले लिया तो आगे बढ़ते हैं अब नेक्स्ट पॉइंट पर। तो देखिए केबल के इतने वेरिएशन के साथ अब केबल के कोड्स होते हैं। क्या कोड्स यूज होते हैं केबल में, चलो मैं आपको शो करता हूं ये कोड्स को। ये देखिए लेवल्स या आइडेंटिफिकेशन जो केबल्स पे लिखे हुए दिखेंगे आपको, उसमें से एक कोड आपको ऐसा दिखाई दे सकता है, THHN, THWN, THW, XHHN। इस टाइप के आपको अगर कोड्स दिखाई दे रहे हैं तो उसका मतलब क्या होता है यहाँ पे, इसीलिए मैंने पूरा लिस्ट इसका उठा के रख दिया कि भाई आप इसको देख के समझ जाओगे अगर केबल की कोडिंग के हिसाब से कैसे पता चलता है कि वो किस चीज से स्ट्रेंथ जो है वो प्रोवाइड करेगा, ठीक है। ये पूरा इंसुलेशन के बेसिस पर लिखा होता है, इसीलिए जब आप देखोगे T मींस थर्मोप्लास्टिक इंसुलेशन है, इसका मतलब वो फायर रेजिस्टेंट मटेरियल होगा केबल का, वो फायर झेल सकता है, रेजिस्ट कर सकता है। H जो है वो क्या है, H स्टैंड्स फॉर मटेरियल दैट आर हीट रेजिस्टेंस। H मतलब हीट रेजिस्टेंस, मतलब कि वो एक 167 फ़ारेनहाइट तक की टेम्परेचर को, हीट को झेल सकता है ये केबल। डबल H है तो 194 फ़ारेनहाइट तक हाई हीट रेजिस्टेंट है, मतलब हायर अमाउंट का हीट अगर 194 फ़ारेनहाइट तक की भी अगर हीट होती है वहां पे तो उसको ये केबल झेल सकता है अगर डबल हुआ है उसके ऊपर तो, लाइक यहाँ W लिखा है तो वेट वर्क्स है ना, वेट वर्क्स वेल इन ड्राई सेटिंग्स, तो ड्राई सेटिंग्स पर इसको आप इस्तेमाल करोगे। X लिखा है तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये इंसुलेशन सिंथेटिक पॉलीमर से बना हुआ है। याद रखिएगा सिंथेटिक पॉलीमर बेस्ड इंसुलेशन जो होते हैं, जैसे XLPE की हम लोग बात करेंगे तो XLPE टाइप के जो सिंथेटिक पॉलीमर वाले जो इंसुलेटेड केबल्स होते हैं ना, ये फ्लेम रेजिस्टेंट होते, अच्छी खासी इनकी हीट विथस्टैंड कैपेसिटी होती है। XLPE को इसी वजह से प्रेफर किया जाता है अंडरग्राउंड यूजी केबलिंग में ना, XLPE को बहुत प्रेफर करते हैं इसीलिए। और N अगर कहीं पे किसी केबल के साथ लिखा हुआ है तो ध्यान रखिएगा नायलन की कोटिंग है तो वो ऑयल और गैसोलीन से भी रेजिस्टेंट होता है। अगर आसपास गैस की लाइन जा रही है और वहां पर आपको यूजी केबल लगाना है तो वहां पे नायलन कोटेड केबल को बहुत प्रेफर करेंगे, ये ऑयल और गैस जो है प्रोवाइड करता है, ठीक है। सो इस कोड का भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ पे। देन इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं जरा। नेक्स्ट वन इज द XLPE केबल। अब यहाँ से लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू होता है, XLPE। अब देखिए XLPE जो होता है दिस बेसिकली मीन्स कि हम इसके इंसुलेशन से रिलेटेड बात कर रहे हैं। XLPE इज बेसिकली फॉर इट्स इंसुलेशन ओनली। क्या होता है इसका XLPE का मतलब क्या हो गया, X यूज करते हैं हम लोग क्रॉस वर्ड के लिए, तो क्रॉस लिंक्ड पॉलीएथिलीन क्या होता है, इट इज द क्रॉस लिंक्ड पॉलीएथिलीन केबल्स। कैसे फॉर्म होते हैं ये केबल, और क्रॉस लिंक्ड पॉलीएथिलीन मतलब क्या होता है कि जो इसके जो पॉलीमर्स होते हैं उसके बेसिस पे हम एक मैश फॉर्म कर लेते हैं। पॉलीमर्स की एक पूरी मैश उनकी क्रॉस लिंकिंग करके उनको आपस में लिंक करते चले जाते हैं, और लिंक करने की वजह से एक पूरा का पूरा जाल जैसा बन जाता है, एक पूरा इस तरीके का ऐसा मैश जैसा स्ट्रक्चर जो है वो क्रिएट हो जाता है।
ऐसा कुछ, ठीक है। इसकी फोटो मैं आपको दिखाऊंगा। तो XPE या PEX भी बोलते हैं इसी को क्या बोलते हैं? XPE केबल बोलते हैं, क्रॉस लिंक पॉलीएथिलीन, या PEX बोलते हैं, पॉलीएथिलीन क्रॉस लिंक्ड। इसमें से कोई भी नाम से इसको बोला जा सकता है। तो क्रॉस लिंक पॉलीएथिलीन केबल जो होता है एक टाइप का पॉलीएथिलीन ही होता है, जिसमें क्रॉस लिंक हो जाते हैं बिटवीन द पॉलीमर मॉलिक्यूल्स। इट हैज क्रॉस लिंकेज ऑफ पॉलीमर मॉलिक्यूल्स। पॉलीमर मॉलिक्यूल्स के क्रॉस लिंकेज यहां पर दिखेंगे आपको, ठीक है। तो इससे क्या होता है? इससे मैश जैसा स्ट्रक्चर हो जाता है और ये हायर टेम्परेचर पे मटेरियल को डिफॉर्म होने से रोकता है। सो इट कॉजेस, इट क्रिएट्स अ mesh like structure and prevents from deformation at higher temperature। तो इस बात से इतना तो पता चल गया कि ये XLPE केबल्स जो होते हैं वो हायर टेम्परेचर को विथस्टैंड कर सकते हैं। ये पॉइंट क्लियर है सभी को? ठीक है। तो इसके अंदर क्या होते हैं केमिकल फॉर्म में अगर चाहें तो? इसके अंदर ऑर्गेनिक पेरोक्साइड्स होते हैं। क्या होते हैं इसके अंदर? इनके अंदर होते हैं ऑर्गेनिक पेरोक्साइड्स। ये ऑर्गेनिक पेरोक्साइड जो होते हैं इनकी जब लिंकिंग की जाती है, मॉलिक्यूलर पॉलीमर मॉलिक्यूल्स की जब आपस में लिंकिंग कर देते हैं तो लिंकिंग करने के बाद एक तगड़ा मैश जैसा स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है। आपने कई बार देखा है रोड के साइड पर झूले बेचते रहते हैं लोग, ऐसे मैश वाले झूले। एक सिंगल या 2-3 वायर के कंपैरिजन में जब एक मैश फॉर्मेशन होता है तो वो बहुत ही अच्छा खासा, बहुत ही ह्यूज अमाउंट का स्ट्रेंथ जो है वो क्रिएट कर लेता है टुवर्ड्स द मैकेनिकल स्ट्रेस, ठीक है। ये ऐसा ही कुछ मैकेनिकल में हम लोग ट्रस बेस्ड स्ट्रक्चर के बारे में भी पढ़ते हैं। ट्रस बेस्ड स्ट्रक्चर भी ऐसा ही होता है, एक मैश जैसा फॉर्मेशन करता है और वो मटेरियल की स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर सकता है, जस्ट लाइक द हावड़ा ब्रिज, है ना। तो इस टाइप के जब भी स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन होता है तो इनका मेन पर्पस होता है कि इनकी मैकेनिकल विथस्टैंड कैपेबिलिटी को इंक्रीज करना, फटीग रेजिस्टेंस को इंक्रीज करना, और साथ ही साथ क्योंकि पॉलीमर की लिंकिंग है दैट्स व्हाई इट कैन आल्सो हैव अ हाई टेम्परेचर विथस्टैंड कैपेबिलिटी। वो चीज यहां पर प्रोवाइड होती है इन द XLPE केबल्स, ठीक है। तो हायर टेम्परेचर, हायर प्रेशर, गैस की लीकेज की कंडीशन, ये तीनों को ये विथस्टैंड कर सकता है। किसको किसको विथस्टैंड करेगा? हाई टेम्परेचर, रेजिस्टेंट, गैस विथस्टैंड, देन उसके बाद मैकेनिकल फैटिग, रेजिस्टेंस, मैकेनिकल फटीग से भी रेजिस्टेंट रहेगा ये, और काफी हद तक ये वाटर से भी या इनर्ट गैसेस से भी, रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर सकता है। तो इतनी कैपेबिलिटी होती है XLPE केबल की। अब सोचो अगर इस ग्रेड का अगर केबलिंग आपके पास है तो आप डेफिनेटली जब वैसा केबल आप इस्तेमाल करोगे तो मल्टी लेयर प्रोटेक्शन आपको मिलता है, ठीक है। XLPE केबल दिखता कैसा है, नॉर्मली क्या होता है उसके अंदर, चलो देखते हैं। देखिए कुछ इस तरीके का दिखाई देता है XLPE केबल। यहां पर ऑब्वियस सी बात है कि मल्टी लेयर में शेथिंग जो है, शेथिंग, आर्मरिंग, सर्विंग, ये सब कुछ प्रॉपर लेयर में प्रोवाइडेड होता है। सीक्वेंस में चलते हैं हम लोग। इसकी स्टार्टिंग कहां से होती है वो बता देता हूं, चलिए देखते हैं। This is the very first layer of this cable. This is second layer. ये हो गया थर्ड, फोर्थ, ये फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ एंड फाइनली 9th नंबर पे जाके कंडक्टर दिखता है आपको। तो इतने ह्यूज अमाउंट की लेयरिंग है। शुरुआत करते हैं बिल्कुल फर्स्ट पॉइंट से। जो ये वाला जो सबसे बाहरी पोर्शन है इसको हम लोग शेथ या सर्विंग के फॉर्म में जानते हैं। सर्विंग में क्या होता है? बिटुमेन बॉन्डेड
पॉलीप्रोपिलीन का यार्न होता है। पॉलीप्रोपिलीन का यार्न होता है, इसका पर्पस बस ये होता है कि एक्सटर्नल टेम्परेचर, एक्सटर्नल शॉक, रफ वेदर कंडीशन, रफ एम्बिएंट कंडीशन सबको ये हैंडल कर सकता है। ठीक है, देन उसके बाद नेक्स्ट पोर्शन पे होता है आर्मरिंग। आर्मरिंग का होल पर्पस ये होता है कि जो भी मैकेनिकल स्ट्रेस आ रहा है उसको आर्मरिंग झेलता है। ये नहीं झेल सकता बहुत ज्यादा मैकेनिकल स्ट्रेस को। अगर इसके ऊपर से एक ट्रक गुजरने वाला है तो ऑब्वियस सी बात है कि आर्मरिंग ही वो पोर्शन होगा जो सबसे ज्यादा इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकता है। तो आर्मरिंग कैसे प्रोवाइड करते हैं, तो मैंने आपको आर्मर्ड कंडक्टर का जो क्लासिफिकेशन दिखाया था, ठीक है, कि आर्मरिंग कैसी है, सिंगल वायर की आर्मरिंग है, मैश की आर्मरिंग है, तो वो डिपेंड करेगा कि आपको किस लेवल का स्ट्रेस झेलना है। यहाँ एक एग्जांपल दिया हुआ है कि वायर ऑफ गैल्वेनाइज्ड स्टील जो इसके अंदर प्रोवाइड किया गया है। कंडक्शन से इसका कोई लेना देना नहीं है, केवल आर्मरिंग का पर्पस है। थर्ड पॉइंट पे आते हैं हम लोग। थर्ड पॉइंट पे है प्रोटेक्शन एंड बेडिंग। तो प्रोटेक्शन एंड बेडिंग का पोर्शन होता है, यहाँ पे एक्सट्रूडेड पी शेथ जो होता है वो अवेलेबल होता है, जो आर्मरिंग से हमारे जो मेटल शेथ है उसके बीच में एक इंसुलेशन प्रोवाइड करने के लिए होता है। ठीक है, कि आर्मरिंग पे अगर कोई भी स्ट्रेस पड़ रहा है और उसके नीचे आप एक स्पंजी मटेरियल रख देते हो तो स्ट्रेस झेलना उसके लिए इजी हो जाता है। प्लस साथ में ये आर्मरिंग ऐसा ना हो कि इसके ऊपर से ट्रक गुजरे और ये आर्मर क्या करे, हमारे वायर को ही तोड़ के अंदर चला जाए, तो वो नुकसान होगा। तो वैसा ना हो उसके लिए हम लोग यहाँ पे एक प्रोटेक्शन एंड बेडिंग प्रोवाइड करते हैं। एक्सट्रूडेड पी शेथ जो होता है वो उस मटेरियल का यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। देन इसके बाद इस पोर्शन पे फोर्थ नंबर पे आता है हमारे पास मेटल की शेथिंग। मेटल शेथ हम लोग यूजुअली लीड के अलॉय से प्रोवाइड करते हैं। मेटल शेथ का पर्पस क्या होता है, जो भी यहाँ से स्ट्रेस आया, मैकेनिकल स्ट्रेस आया, उसको ये फाइनल इस लेवल पे आके रोक देता है पूरी तरह से। प्लस अगर किसी टाइप का डिफॉर्मेशन होता है केबल में तो उस डिफॉर्मेशन को हमारे कंडक्टर तक पहुंचने नहीं देता है ये मेटल शेथ। और एडिशनली जो भी एक्सटर्नल कंडीशंस आए थे, केमिकल कंडीशंस भी कुछ होंगे, उसको ये स्टॉप कर सकता है। फिर उसके बाद एक लेयर और होगा हमारे पास स्वेलिंग टेप का। यहाँ पे हम लोग हेशियन टेप का भी इस्तेमाल करते हैं, जूट टेप्स का इस्तेमाल करते हैं, वैरायटी ऑफ टेप्स का यहाँ पे यूसेज होता है डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ मटेरियल एंड लेवल ऑफ द सप्लाई जिसके लिए हम लोग इस केबल को डिजाइन कर रहे हैं। ठीक, देन वी हैव द इंसुलेशन स्क्रीन। सेमी कंडक्टिंग, यहाँ पर काम आता है XLPE का, यानी XLPE आपको इस 6th नंबर के लेयर में दिखाई देता है, यहां पर मिलता है आपको XLPE। ठीक है, तो क्रॉस लिंक्ड पॉलीएथिलीन का जो ये लेयरिंग होता है इंसुलेशन का, इस 6th नंबर पे जाके दिखेगा आपको अगर यहां से ध्यान से देखोगे केबल पे तो। ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ इंसुलेशन जो है उसका यूज करते हैं। XLPE केबल है तो XLPE टाइप का होगा, PVC होगा तो PVC का इंसुलेशन यहाँ यूज होगा। ठीक है, देन उसके बाद इंसुलेशन यानी HVDC इंसुलेशन पॉलीमर अगर यहाँ पे है, स्पेसिफिकली HVDC का कंडीशन है तो यूज होगा, अदरवाइज डायरेक्टली यहाँ पे फिर कोर का मटेरियल जो है वो आ जाता है। तो कंडक्टिंग स्क्रीन, सेमी कंडक्टिंग पॉलीमर यहाँ पे, और फिर सीधे सीधे यहाँ पे कंडक्टर होता है, कॉपर कंडक्टर 9th पोजीशन पे ये हमको मिलता है। तो कॉपर कंडक्टर जो होता है वो स्ट्रैंडेड के फॉर्म में भी हो सकता है, मल्टीपल थिक जो सॉलिड कंडक्टर्स होते हैं उसके कॉम्बिनेशन के फॉर्म में भी दिख सकता है। ठीक है, तो XLPE यूजुअली इसी फॉर्म में आपको मिलता है, और ये मैं ऐड कर देता हूं आपके नोट्स के पार्ट में। इसका अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं भी लिया होगा तो अभी ये आपके नोट्स के साथ एडेड है। ठीक है, एग्जामिनेशन में आपको डायग्राम ड्रॉ करने बोलता है, अगर बड़ा क्वेश्चन आ गया 5 मार्क्स 7 मार्क का क्वेश्चन, ये डायग्राम जरूर से बना के आएगा, ये पूरे लेवल वाइज पूरा शो करिएगा, जो भी सारी चीजें लिखी हुई है स्टेप बाय स्टेप पूरा लिख सकते हैं। ये आपके टीचर्स ने आपको नोट्स में अगर लिखवाया होगा अलग से कुछ तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। कम लेयर में होता है यूजुअली, यहाँ पे मैंने सारे लेयर शो किए हुए हैं, मेजरली इतने ही लेयर्स होते हैं इसके अंदर, इससे कम लेयर भी हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द लोअर अमाउंट ऑफ सप्लाई एंड फटीग। ठीक है, तो XLPE का पॉलीमर लिंक मैं आपको शो करता हूं। देखिए इस तरीके से ना क्रॉस लिंक पॉलीएथिलीन होते हैं, पॉलीमर्स का ऐसा लिंकेज क्रिएट होता है। तो ये पॉलीमर्स का एक बैच है, ये सेकंड बैच है, इनकी क्रॉस लिंकिंग क्रिएट की जाती है। तो क्रॉस लिंकिंग से क्या होता है, इसका स्ट्रेंथ बढ़ता है और ये एक मैश जैसा स्ट्रक्चर जो है वो क्रिएट कर लेता है। ठीक है, तो ये इसका स्ट्रेंथ हो गया। चलिए XLPE केबल के बारे में कुछ और एडिशनल चीजें मैं आपको बता दूं। क्या लिखा हुआ है, रीइंफोर्स पॉलीएथिलीन बिल्ड टू रन हॉट अप टू 90 डिग्री सेंटीग्रेड नॉन स्टॉप, उस कंडीशन पे वर्क कर सकता है। XLPE केबल जो होता है वो क्रॉस लिंक पॉलीएथिलीन पे रिलाई करता है, तो इसका इंसुलेशन जो होता है वो बहुत स्टर्डी रहता है ना। रफ इन्वायरमेंट में भी ये बहुत प्रॉपर वे में यूज किया जा सकता है। नॉर्मल प्लास्टिक होता तो सॉफ्टनिंग हो जाता है, इसमें नहीं होता, ये अपनी स्ट्रेंथ मेंटेन रखता है।
तो ये केबल देखिए कुछ इस तरीके से दिखाई देते हैं, रियल लाइफ में ये ऐसे दिखाई देते हैं। तो इनके जैकेट्स की इतने लेयर्स होती हैं, तो आर्मरिंग हो गया है ना, ये स्ट्राल्स हो गया, इसका पीवीआईसी का वो हो गया। देखिए मल्टीपल टाइप के कंडक्टर जो होते हैं ये हो सकते हैं। एक्सएलपी इंसुलेशन जो है वो ऐसा दिखाई दे रहा है, यहाँ पे स्टील की टेप्स हैं, प्रोटेक्टिव आउटर जैकेट। तो जैसा मैंने आपको बताया ना कि बहुत सारे डिफरेंट टाइप में इनका जो कंस्ट्रक्शन जो है वो ये होता है। तो ये पूरा मिला के फॉर्म होता है एक केबल। तो एक केबल ऐसे मल्टीपल कंडक्टर्स को भी हाउस कर सकता है, जैसे मैंने शुरुआत में आपको लिखवाया हुआ था। ठीक है, तो इसको आप नोट कर सकते हैं। एक्सएलपी का पीवीसी के साथ कंपैरिजन मैं आपको अभी लिखवा नहीं रहा हूं, मैं डायरेक्टली आपको यहाँ शो कर देता हूं। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। कंपैरिजन ऑफ एक्सएलपी विद द पीवीसी केबल कैसा होता है। एक्सएलपी में क्या होगा, अगर आप देखो कंटिन्यूअस ऑपरेटिंग टेम्परेचर 90 डिग्री कंटिन्यूअस है, पीवीसी का 70 डिग्री का मैक्सिमम होता है। अगर आप मटेरियल स्ट्रक्चर की बात करो तो थर्मोसेट, मतलब ये मेल्ट या सॉफ्ट नहीं होता एक्सएलपी। पीवीसी में क्या होता है, थर्मोप्लास्टिक होता है। थर्मोसेट और थर्मोप्लास्टिक के बीच का डिफरेंस बहुत क्लियर है। थर्मोप्लास्टिक हमेशा टेम्परेचर मिलने पे सॉफ्ट हो जाएगा, नरम पड़ जाएगा, है ना, हीट की वजह से वो सॉफ्ट होता चला जाएगा। थर्मोसेट ऐसा नहीं होता है, वो मेल्ट भी नहीं होगा, सॉफ्ट भी नहीं होगा। टेम्परेचर आप इंक्रीज करोगे ना, ब्रिटल कंडीशन पे पहुंच जाता है। तो उसमें ऐसा कुछ नहीं होता है। तो ये एक्सएलपी की खासियत है। दूसरा, अगर मैकेनिकल स्ट्रेंथ देखोगे तो हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड अब्रेशन रेजिस्टेंस दिखता है, जबकि पीवीसी में मॉडरेट ही दिखाई देगा। मॉइस्चर रेजिस्टेंस एक्सीलेंट रहता है, इसका लिमिटेड रहता है। डिग्रेडेशन जैसे जैसे होता चला जाएगा वैसे वैसे मॉइस्चर एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा पीवीसी का, यहाँ ऐसा नहीं है, एक्सीलेंट रहता है इसका। करंट कैपेसिटी कैसा होता है इसका, हायर करंट कैपेसिटी होता है, क्योंकि थर्मल रेटिंग इसकी बहुत अच्छी होती है। इसकी थर्मल रेटिंग खराब होती है पीवीसी की, इसलिए लोअर करंट कैरिंग कैपेसिटी है। केमिकल रेजिस्टेंस भी आप देखोगे सुपीरियर होता है एक्सएलपी में, और पीवीसी के अंदर मॉडरेट होता है। इंस्टॉलेशन की फ्लेक्सिबिलिटी कैसी रहती है, देखिए इंस्टॉलेशन फ्लेक्सिबिलिटी में पीवीसी ज़्यादा अच्छा होता है। एक्सएलपी का आपने मल्टीपल लेयरिंग देखा तो बहुत रिजिड होता है, लार्जर बेंडिंग रेडियस होता है, आसानी से बेंड नहीं होगा, बहुत बड़ा रेडियस लेगा बेंड होने में। पीवीसी के जो केबल्स होते हैं वो इजीली बेंड हो जाएंगे, लोअर रेडियस यूज करेंगे। ठीक है, तो आपको जब एक्सएलपी के बारे में डिटेल में लिखने बोलेगा ना, तो इसको कंपेयर करके पूरा बताइएगा। 7 मार्क के क्वेश्चन, 10 मार्क के क्वेश्चन में जब एक्सएलपी पूरा कंप्लीट डिफाइन करने बोलता है विद डायग्राम, तो ये सारा कंपैरिजन आपको लिखना होता है वहां पे, ये पूरा चीज। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट थिंग, एप्लीकेशन ऑफ एक्सएलपी देख लीजिए जल्दी से, कहाँ कहाँ पे यूज होता है। तो एक्सएलपी के एप्लीकेशन में देखिए, सबसे पहले बिल्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन, उसमें देखोगे आप 600,000 वोल्ट का रेंज अगर है तो हायर करंट कैपेसिटी फ्लेम रेज के लिए यूज करते हैं। इंडस्ट्रियल पावर के केस में 1900 से 3300 वोल्ट के रेंज में यूज होता है। ग्रिड ट्रांसमिशन में आप देखोगे तो अप टू 132 केवी तक एक्सएलपी का इस्तेमाल होता है। और अंडरग्राउंड इंस्टॉलेशन में तो ऑल रेंजेस में, अंडरग्राउंड इंस्टॉलेशन की रेंज जो होती है कम रहती है काफी, तो उसके सभी इंस्टॉलेशन में आप एक्सएलपी का इस्तेमाल होता हुआ देखोगे। वहां पे मॉइस्चर रेजिस्टेंट, लॉन्ग टर्म रिलायबिलिटी उसका जो फीचर होता है वो बेनिफिट काम आता है। ठीक है, तो ये पूरा एक गुड अमाउंट ऑफ एप्लीकेशन है एक्सएलपी केबल का। तो आई होप आप लोगों के लिए यूजफुल होगा। मैं साइड हट जाता हूँ, इसका आप स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए। और ये पोर्शन था, मैंने आपको बोला था केबल्स का वोल्टेज रेंज मैं आपको लिखवा दूंगा। ये पोर्शन है वोल्टेज रेंज ऑफ केबल का, इसको आप चाहो तो नोट कर सकते हो, मैं ऐड कर देता हूं आपकी स्क्रीन में, तो आपको नोट्स के साथ ये मिल जाएगा, सो दैट बहुत ज़्यादा लिखने का पार्ट ना हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा अभी लिखने का टाइम नहीं बचा, एग्जामिनेशन करीब है। तो डायरेक्टली आप इसको स्टडी कर सकते हो और एग्जामिनेशन में अपने क्वेश्चन के साथ इसको अटैच कर सकते हो। एलटी केबल अगर आप देखोगे तो अप टू 1.1 केवी का वोल्टेज रेंज होता है। एचटी केबल बोलते हैं हम लोग 3.3 से 11 केवी के रेंज को। एसटी केबल अगर होगा तो 22 से 33 केवी का रेंज होगा। एक्स्ट्रा हाई ट्रांसमिशन का अगर केबल है तो 66 से 132 केवी, और यूएचवी अल्ट्रा हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन अगर है तो मोर देन 220 केवी का ये पर्टिकुलर इसका रेंज हो गया। ठीक है, सो दिस इज इट। इसी के साथ केबल्स और वायर्स का पोर्शन आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग बेसिक इलेक्ट्रिकल में कंप्लीट होता है। पावर सिस्टम में अगर इसी चैप्टर को पढ़ेंगे तो ध्यान रखिएगा कि केबल्स अपने आप में पूरा का पूरा एक बहुत बड़ा चैप्टर है, इसमें ह्यूज अमाउंट ऑफ चीज़ें होती है। पावर सिस्टम में जब मैं आपको बताऊंगा तो और बहुत अच्छा डेप्थ के साथ बताने वाला हूँ। तो आज का सेशन हम यहीं पर स्टॉप करते हैं, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। अगले वीडियो में हम लोग बस बार्स को के बारे में पढ़ने के अलावा अर्थिंग जो होगा, अर्थिंग एंड प्रोटेक्शन जो होता है लाइटनिंग अरेस्टर्स वगैरह के फॉर्म में, इसके बारे में बात करेंगे। तो सेशन को एंड करता हूँ, मिलता हूँ सभी से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे कनेक्टेड ऑल माय डियर स्टूडेंट्स एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।